नमस्कार साथियों, मैं मनीष मियाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं कक्षा 12 की तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी किताब है समकालीन विश्व की राजनीति और आज उसमें अध्याय 8 का है बच्चों लेक्चर नंबर 2। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया था कि पर्यावरण का मुद्दा हमारी पॉलिटिक्स में क्यों, ये पर्यावरण का मुद्दा हमारी पॉलिटिक्स में क्यों, पर्यावरण के मुद्दे को मनीष सर क्यों पढ़ा रहे हैं, मोनू सर को पढ़ाना चाहिए था, ये भूगोल में होना चाहिए था, पॉलिटिक्स में क्यों, ये हमने जान लिया था कि इसको पॉलिटिक्स में क्यों जोड़ा गया है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी अपनी लन एंड शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी है, धूम मचा रही है और धूम मचाने के लिए इस पर 3 कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और कक्षा 12 भूगोल। सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस में आपको एक एक कोर्स मिल रहे हैं। जो भी कोर्स लेना चाहते हैं ये जो भी आप 2, 3 तीनों लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। और इसमें आप लोगों को मिलेंगे डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स टेलीग्राम पर, जिसमें 24/7 आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। आपको प्यारे प्यारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ मिलेगी, आपको वीडियो में से नोट नहीं करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए जाएंगे एप्लीकेशन पर और उसी के साथ आपको मिलेंगे दिसंबर के बाद मॉडल पेपर सॉल्यूशंस। तो बहुत कुछ इस एप्लीकेशन पे इस कोर्स में होने जा रहा है। और अब बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुदेव हम लेना चाहते हैं, क्या करें। तो करना क्या है, इन 2 नंबरों पे कॉल करो और कॉल करके टीम को बोलो कि हम लोगों को इस सब्जेक्ट का ये कोर्स दे दीजिए। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप राजनीति विज्ञान का कोर्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इन नंबरों पे कॉल करिए और अपना कोर्स आज ही शुरू कराइए और जल्द से जल्द इन सारी सुविधाओं का फायदा उठा करके राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 लेकर करके आइए। अभी तक जो हम कहते थे 0% डाउट 100% मार्क्स, अब इस कोर्स में जुड़ने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 0% डाउट 100% मार्क्स आपके होने वाले हैं, कहीं कमी नहीं आएगी। अपने बेहतर भविष्य के लिए इस कोर्स में जरूर जुड़िए। और चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग बात कर रहे हैं विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। चलिए, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, ये पहले एक बार है ना, विश्व की सुरक्षा की इन शब्दों को आप उठा कर करके साइड में रख दो, ठीक है। पहले जो मुख्य बात है उस मुख्य बात को समझते हैं। और मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा है कि पहले शब्दों को समझाना, क्योंकि अपन क्या मानते हैं कि ये पूरा संसार शब्दों में समाया हुआ है, तो फिर अपन तो शब्दों को समझेंगे। चलिए, तो विश्व की एक बार हटा दो, की सुरक्षा एक बार हटा दो आप लोग। अपन क्या समझते हैं, साझी संपदा समझते हैं। क्या समझते हैं, साझी संपदा। साझी संपदा का मतलब होता है एक प्रकार से कॉमन प्रॉपर्टी। एक प्रकार से क्या हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी, उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, साझी संपदा का। ये कॉमन प्रॉपर्टी जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, साझी संपदा शब्द जब प्रयोग करते हैं, हम एक हमारे आम जीवन में लेकर के देखते हैं। एक परिवार की एक साझी संपदा होती है, एक समुदाय की एक साझी संपदा होती है, ठीक है। इस प्रकार से साझी संपदा मतलब उस पर उस पूरे परिवार का, उस पूरे समुदाय का हक होता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आज जैसे एक परिवार है, उसमें 3 बेटे हैं। अब जो भी माता पिता ने जो भी प्रॉपर्टी पूरी तैयार करी है, जो मकान तैयार करे हैं, जो जमीनें खरीदी हैं, उन सब पर तीनों बेटों का अधिकार है। वो क्या है, साझी संपदा है, वो कॉमन प्रॉपर्टी है। अब जैसे मान लो कि उस पिता के 3 बच्चे थे, एक्स, वाई और जेड। जो पिता ने तैयार करा है उसमें तो इन तीनों को बराबर मिलेगा, क्योंकि साझी संपत्ति है, पिता की है। मैं भी पिता की संतान, वो भी पिता की संतान, वो भी पिता की संतान, तो सबको मिलना चाहिए, तो कॉमन प्रॉपर्टी है, उसमें सबका अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। पर इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि जो वाई वाला व्यक्ति है, ये अच्छी खासी कमाई कर करके खुद का एक अलग से प्लॉट खरीद लेता है, तो वो साझी संपदा थोड़ी है, वो तो अकेला वाई का है। अब वाई के बच्चे उसके लिए कर सकते हैं, पर वाई का तो वो अकेला है, पर जो पिताजी ने तैयार करी है उस पर तो तीनों का होगा। तो वो क्या हो गई, साझी संपदा हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। जैसे आप लोग देखते भी हैं कि बंटवारा होता है, एक विल लिखी जाती है और अपने बच्चों को दिया जाता है, बेटा इतना तेरा, इतना तेरा, इतना तेरा। इसके अलावा एक समुदाय का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काफी कॉलोनियों में या काफी एरियाज में क्या होता है, जैसे सामूहिक स्नान घर होता है। सामूहिक स्नान घर का मतलब क्या है, वो पूरे समुदाय का, मतलब कभी किसी की कॉलोनी में कहीं पे डेथ हो जाती है तो जो नहाने का कार्यक्रम होता है वो वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, कोई शादी का कार्यक्रम हो गया, कोई रिटायरमेंट का कार्यक्रम हो गया, इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक सामुदायिक भवन होता है। वो उस कॉलोनी में, उस एरिया में रहने वाले सबका है, वो पूरे उस कॉलोनी वाले पूरे समुदाय का है।
उसका सबका है, वो साझी संपदा, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो उस पूरे एरिया में रहने वाले सभी लोगों की है, वो साझी संपदा है। अब सभी उस एरिया के सभी लोगों ने सोचा कि यार क्या करते हैं, एक पार्क बनवा देते हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए जगह नहीं रहती है, तो सबने मिलकर के एक पार्क बनवा दिया। अब उसमें उस कॉलोनी के सारे बच्चे खेल सकते हैं, वो सभी की क्या है, साझी संपदा है, कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगी। जब हमारी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, साझी संपदा होती है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम उस साझी संपदा को बचा करके रखें, उसकी सुरक्षा करें, उसको सिक्योरिटी हम लोग दें। अगर मेरी अकेले की होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं कहूं ये मोबाइल फोन मेरा है, जब मेरा है तो मैं इसकी सेफ्टी करूंगा, मैं इसको सिक्योर करूंगा, मैं इसको बचा करके रखूंगा। पर मैं ये बोलूं ये मोबाइल फोन सबका है, ऑफिस में जितने भी लोग हैं उन सबका है, तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? फिर सबकी जिम्मेदारी है कि सब मोबाइल की सुरक्षा करें, मोबाइल को सिक्योर करें। तो कुछ ऐसी संपदा, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है बच्चों, कॉमन होती है, साझी होती है, मतलब उस पर पूरा समुदाय, पूरा परिवार, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको सुरक्षा करें, उसको बचा करके रखें। तो साझी संपदा या कॉमन प्रॉपर्टी आपको मैंने दो एग्जांपलों से समझा दिया, एक समुदाय वाले से और एक परिवार वाले से। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो साझी संपदा ही है, कॉमन प्रॉपर्टी ही है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान लीजिए आज आप स्कूल जाते हैं, अब स्कूल में जैसे मान लीजिए आपका एक गेम्स का पीरियड होता हुआ, गेम्स खेलने का। अब वहां पे जैसे मान लीजिए क्रिकेट का बैट है, बॉल है। अब वो क्रिकेट के बैट और बॉल क्या करा, आप सभी बच्चों ने मिलकर के पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर करके आप लोग लेकर के आए हो, तो वो सभी बच्चों का है, वो साझी संपदा हो गई, वो किसी एक की नहीं हो गई। उसकी सिक्योरिटी करना, उसको सेफ्टी प्रदान करना, ये सभी की जिम्मेदारी है। तो ये साझी संपदा, ये कॉमन प्रॉपर्टी आती है। पर अब जब हमें कॉमन प्रॉपर्टी या साझी संपदा समझ में आ गया है, तो अब हम हमारे पहले शब्द को ले लेते हैं, दैट इज द विश्व या ग्लोबल कॉमन प्रॉपर्टी। हम किसकी बात कर रहे हैं? विश्व की साझी संपदा की बात कर रहे हैं। क्योंकि भैया हम तो जो पढ़ रहे हैं वो विश्व राजनीति पढ़ रहे हैं, हमें समुदाय के बारे में क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना है एक पिता की संपत्ति से। अपनी तो बात जो हो रही है या विश्व राजनीति से हो रही है, वैश्विक स्तर पर हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हो रही है, तो वहां पे साझी संपदा की बात करते हैं। अब हम ये जीवन में सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो पूरे विश्व का है। साझी संपदा का मतलब ये हो गया ना, पूरे विश्व का है, इंडिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, न्यूजीलैंड का भी है, अमेरिका का भी है, सबका है, वो पूरे विश्व का है, वही साझी संपदा है। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, इस दिमाग पर जोर दें, बादाम खाएं और बादाम खा करके अगर हम लोग सोचें कि ऐसी कौन सी साझी संपदा है विश्व की जिसपे सब पूरे विश्व का अधिकार है। आज मैं बोलूं कि जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है, किसका है? भारत सरकार का है, भारत के लोगों का है, उसको सेफ रखना, सिक्योर रखना भारत के लोगों की जिम्मेदारी। आज मैं बोलूं तमिलनाडु में एक बस स्टैंड है, वो किसका है? भारत, वहां की सरकार का है, भारत के लोगों का है, तमिलनाडु के लोगों का। तो ये तो हमारे देश की संपदा हो गई, ये तो हमारी है। ऐसे ही अमेरिका की संपदा अमेरिका की। पर ऐसा क्या है जो पूरे विश्व की संपदा है, उस पर किसी एक देश के अधीन नहीं है, एक देश के अंडर में नहीं है? तो ऐसा क्या है? सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पर जोर दीजिए। तो ऐसे क्या हो सकती है, ऐसे क्या संपदा है जो पूरे विश्व की है? तो थोड़ा सा हम जब दिमाग पर जोर देते हैं तो हम कहते हैं जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा जो वायुमंडल है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसका है? वो सबका है। वायुमंडल सबका है। वायुमंडल ऐसा थोड़ी हवा जो है वो इंडिया आ रही है, अमेरिका नहीं जा रही है, सबका है ना, हर देश का है। तो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर किसका है? सबका। ये साझी संपदा है। आज आप लोग देख रहे हैं जो वायुमंडल है, हम कहते हैं प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण हो रहा है तो उस वायुमंडल का प्रभाव सबको ही देखने को मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को तो देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम स्पेस की बात करते हैं, हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो अंतरिक्ष किसी एक देश का तो है नहीं, वो साझी संपदा है, वो पूरे विश्व का है, सबका है, उसका सब यूज कर सकते हैं, स्पेस है। इसके अलावा ही एक जो हम आज के टॉपिक में कवर भी करेंगे वो है अंटार्कटिका। आज तक आप लोगों ने 7 महाद्वीप के नाम सुनते हुए आए हैं, और 7 महाद्वीपों में से 6 महाद्वीपों के बारे में आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पढ़ा होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन किसी भी महाद्वीप के बारे में पढ़ा होगा। पर जब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो हमने कभी इसके बारे में ज्यादा विस्तार से जाकर करके नहीं पढ़ा। हम ये भी सुनते हैं कि अंटार्कटिका में जो ओजोन परत का वहां पे स्तर है उसमें छेद हुआ है, और उससे जो अंटार्कटिका का हिम है, जो बर्फ है, वो पिघलने की स्थिति पर आ चुका है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरे की स्थिति होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, अब अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है, कोई नहीं रहता, तो अब वो क्या हो गया? वो पूरे विश्व की साझी संपदा हो गया। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं जो साझी संपदा है, किसकी? ग्लोबल की, पूरे विश्व की है। वहां पे किसी एक देश का, एक व्यक्ति का राज नहीं है, वहां पूरे विश्व की होगी, विश्व के अधीन है वो कुछ व्यवस्था है, जैसे कि वायुमंडल हो गया, स्पेस हो गया, अंटार्कटिका हो गया। अब ये जो है
कॉमन प्रॉपर्टी समझ में आ गया, विश्व की साझी संपदा यहां तक समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमें इसकी सुरक्षा करनी है बच्चों, इन सब की सुरक्षा करनी है। और किसको करनी है? हमें करनी है। हमें मतलब विश्व के सभी लोगों को करनी है। और जब हम ये कहते हैं कि विश्व के सभी लोगों को करनी है तो हर देश में सरकारें बैठी हैं जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसीलिए ही तो हम कह रहे हैं कि हमें वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का मुद्दा इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों की जिम्मेदारी है कि विश्व को, हमारे पर्यावरण को बेहतर बना करके रखे। और जब लोगों की बात करता हूं तो उनका प्रतिनिधित्व सरकारें कर रही है। इसलिए पूरे विश्व की सरकारें एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर करके बैठे और ये डिस्कस करें कि किस प्रकार से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, किस प्रकार से इन साझी संपदाओं की सुरक्षा करी जा सकती है। और यह जानना जरूरी है कि जो साझी संपदा है इस पे खतरा क्या है, इस पे डेंजर क्या है जिसके कारण हम सिक्योरिटी या सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, साझी संपदा, पहले आम जीवन से आपको उदाहरण दिया है, उसके बाद विश्व की साझी संपदा क्या है और उनकी सुरक्षा का मुद्दा इस चैप्टर में क्यों उठाया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। देखिए, अब साझी संपदा किन को, संसाधनों की बात हो रही है क्योंकि हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन हमारे चैप्टर का नाम है। हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो ही साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जब किसी पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का। अब समुदाय यहां पर आप निर्भर अलग अलग स्थितियों में करता है। जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो ये वैश्विक समुदाय की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा विश्व एक समुदाय है। अगर हम जैसे एक सामुदायिक भवन की बात करते हैं तो वो एक कॉलोनी, एक एरिया की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से समुदाय स्थिति पर निर्भर करता है कि कौन सी स्थिति की बात हो रही है। और जब संसाधन बात कर रहे हैं, संसाधन या रिसोर्सेज आपको पता ही है, जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वह हर वस्तु संसाधन रिसोर्स हमारे लिए कहलाती है। अब याद करिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक आप लोगों ने कक्षा 10 में अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की भी बात करी थी जिसपे किसी एक देश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होता है। तो यहां पर देखो, साझी संपदा या कॉमन प्रॉपर्टी ऐसे संसाधन हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। अब देखो, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? हम सभी लोग हैं ना, चाहे भारत के हों, चाहे पूरे विश्व के हों, कोई भी हो, हम सब अधिकारों के प्रति तो बड़े सचेत हो जाते हैं, साहब मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। पर कर्तव्य की जब बात आती है, जब ड्यूटीज की बात आती है ना, तो कोई ध्यान नहीं देता। अब जैसे हम यहाँ साझी संपदाओं की चर्चा कर रहे हैं, आगे एक आप टॉपिक पढ़ोगे जहां पर अलग अलग जो देश है उनकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां, उस पर हम चर्चा करेंगे और वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली है, कैसे वो देखेंगे। अब क्या है कि सब ये कहते तो हैं ये भी हमारा है, इस पर हमारा भी अधिकार है, इस पर हमारा भी अधिकार है, पर जब उनकी सुरक्षा करने की बात आती है तो कर्तव्य से जल्दी से पीछे हट जाते हैं। जैसे कि आप पिछले लेक्चर में देख करके आए हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो ये कहता है कि हमें आर्थिक विकास करना है और पर्यावरण में संतुलन भी बनाना है, परंतु उत्तरी गोलार्ध के देश कहते हैं कि नहीं साहब है ना, आप तो पर्यावरण को ही बचाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध के लोगों को यह सोचना चाहिए, उन देशों को यह सोचना चाहिए कि हमने जितना आर्थिक विकास कर लिया है उतना कम से कम वो भी कर सके और उनकी मदद हम लोग कर सके। अब वो कर्तव्य निभाने में कहीं ना कहीं ड्यूटीज जो फुलफिल है उसको करने में दूर हो जाते हैं। ऐसा ही हम हमारे जीवन में करते हैं। हम अधिकारों की मांग तो बड़े जल्दी से कर लेते हैं, साहब ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, पर जब कर्तव्यों की बात आती है कि हमें हमारी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जहां पे बेटा किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, और अगर समुदाय का अधिकार है तो उसको संभाल करके रखना भी ये पूरे समुदाय का कर्तव्य है कि उसको पूरे को संभाल करके रखे। अगर एक कॉलोनी में एक सामुदायिक भवन बनाया गया है तो ये पूरी कॉलोनी की जिम्मेदारी है कि उसकी मेंटेनेंस होती रहे, उसकी साफ सफाई होती रहे, वो जैसा बना हुआ है बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वैसा ही बना हुआ रहे। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के उदाहरण है। अब जो संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, देखो अब तो ये स्थितियां हो चुकी है कि जॉइंट फैमिली देखने को ही नहीं मिलती। आजकल तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, बाकी दादा दादी अलग हो गए हैं, जो पिताजी हैं उनके भाई हैं वो अलग हो गए। तो संयुक्त परिवार जो है, जॉइंट फैमिली सब तो देखने को नहीं मिलती। और जॉइंट फैमिलीज के जहां उदाहरण होते हैं वहां पे उनका चूल्हा मतलब पूरा गैस एक ही होता है, एक जगह उनका खाना बनता है। चारागाह मतलब जानवर होते हैं तो उनको चराने के लिए एक ही स्थान होता है। उनका मैदान एक होता है, उनका कुआं, नदी, ये सारी जो है एक साझी संपदा के उदाहरण है। मतलब वो पूरा परिवार, पूरा जो समुदाय है वो इस्तेमाल कर सकता है। मेरे एक रिलेटिव है,
भरतपुर में मतलब उनका ऐसा है, वो पूरा एक फैमिली एक साथ ही रहते हैं और उनके मतलब सभी के जो गेट का जो दरवाजा वो मेन हॉल में आकर के खुलेगा। सब आज भी मतलब ये है कि वो सब आज भी एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना उनका एक साथ पूरे परिवार में बनता है और मतलब बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल वो आज के समय में क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर मतलब लोग ये सोचते हैं कि नहीं भैया कि अलग हो जाना सही है, अलग रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर संयुक्त परिवार एक शक्ति का है, संगठन का नाम संयुक्त परिवार है, रहना चाहिए। बट अब आजकल की जो जनरेशन है उनमें नहीं बनती है इतनी, तो वो नहीं रह पाते हैं। जैसे ये संयुक्त परिवार की तस्वीर आप लोगों को दिखाई है, जैसे दादाजी दादी जी हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, फिर ये उनके बच्चे हैं, इस प्रकार से। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। अब देखो, जिस प्रकार से कुछ संपदा एक संयुक्त परिवार की होती है, जिस प्रकार से कोई संपदा एक पूरे समुदाय की होती है, उसी प्रकार से विश्व के हमारे इस पूरी दुनिया के कुछ हिस्से और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर है। संप्रभु क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया, जिसमें आज भारत संप्रभु देश है, सोवरेन कंट्री है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। अब जो भारत के अंडर में, जैसे आज हमारा जम्मू कश्मीर है, भारत का है, अब वहां कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं, ये भारत का मुद्दा है, कोई इस पे बार बार में हमें ज्ञान ना दे कि ये करो ये मत करो, वो हमारा क्षेत्राधिकार है, भारत सरकार का क्षेत्राधिकार है, हम चाहे वहां जो भी करना चाहे। तो पर अब ऐसे कुछ इलाके होते हैं जो देशों के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। मतलब सीधी सी बात मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि वो किसी देश के कंट्रोल में नहीं है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, किसी देश के कर्तव्य नहीं है। आज भारत की जनता, आज हम भारत के लोग हैं, हम भारत की सरकार को कह सकते हैं कि हमारे ये मांग पूरी करो, ये करो। क्यों? क्योंकि हमारा सरकार पर हमारा अधिकार है, सरकार पे हमारा अधिकार है। आज जैसे जब नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो, परंतु बैंकों में जाकर के लाइनों में लगिए और जो नोटबंदी का इस कदम है इसको सफल बनाइए। उन्होंने हमें क्यों कहा? क्योंकि उनका अधिकार है, भाई मेरी जनता, मेरे देश की जनता है, मेरे लोग हैं, इसलिए उन्होंने अपना अधिकार जमाया। पर अब आज जो चीजें, जो संपदा हमारी नहीं है, फिर हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब जो किसी एक का नहीं है मतलब फिर वो सबका है। तो ऐसे पे उसका प्रबंधन जो है, ऐसे विश्व के ऐसे हिस्से, ऐसे क्षेत्र जो किसी एक देश के अधीन नहीं है, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। मतलब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी होती है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, वही संभालेंगे। देश, जो अलग अलग देश है, वही मिलकर के यहाँ पे काम करेंगे। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत भी कहा जाता है। तो साझी संपदा को वैश्विक संपदा भी कहा जा रहा है। वैश्विक संपदा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे विश्व की है, इसलिए इसको वैश्विक संपदा भी कहा जा रहा है। और मानवता की साझी संपदा, मानवता की साझी विरासत कहा जा रहा है। मानवता की क्यों? क्योंकि भाई ये सभी मानवों के लिए है, किसी एक देश के मानवों के लिए नहीं, सभी मानवों के लिए, इसलिए मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का क्या क्या आता है? देखो, इसमें पृथ्वी का वायुमंडल आता है, एटमॉस्फेयर पूरा आता है, ठीक है। अब देखो, अभी बात सोचो, अगर आज हम एटमॉस्फेयर को, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे तो ये पूरे विश्व को नुकसान होगा, किसी एक को नहीं है, सबको उसका नुकसान देखने को मिलेगा। हम हमारे पर्यावरण को, हम हमारे वायुमंडल को स्वच्छ रखेंगे, उसका सबको फायदा मिलेगा। तो पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका जो मैंने एक महादेशीय की या महाद्वीप जिसे अपन लोग कहते हैं, अंटार्कटिका की बात करी, समुद्री सतह है, ठीक है, और बाहरी अंतरिक्ष, और समुद्र की जो सतह है, फ्लोर है, वो हो गया, और बाहरी जो अंतरिक्ष है वो हो गया। अब बाहरी अंतरिक्ष भी किसी के अधीन नहीं है, ओपन है, खुला हुआ है, सबके लिए है। ओके, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। पर देखो, अब वैश्विक संपदा, यहां तक हमें यह बात क्लियर हो गई है कि वैश्विक संपदा है, उसकी सुरक्षा पूरे विश्व को मिलकर के करनी पड़ेगी। मानवता की साझी विरासत है, तो सब मिलकर करके उस पर काम करें। परंतु उसकी सुरक्षा का जो सवाल है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना, यह बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूं, आज के समय में एक परिवार के बीच में सहयोग बिठाना किसी बात पर, यह बड़ा मुश्किल है। आज एक परिवार में जिसमें 5, 10, 12 लोग रहते हैं, उनके बीच में किसी बात पर सहयोग बिठाना बड़ी मुश्किल बात है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय देश है, अलग अलग देश है, तो उनके बीच में किसी मुद्दे पर सहयोग बिठाना सच में बड़ा डिफिकल्ट है। और खास करके ऐसे मुद्दे जहां पे किसी का अधिकार ही नहीं है, जो कहता है अरे छोड़ो ना, अपना क्या जाता है, अपना ही नहीं है। तो अपने देश का होता तो अपन सोचते, ठीक है, जैसे अपन कभी कभार नहीं सोचते, अरे अपने घर के बाहर की तो सड़क ठीक है ना, बाहर की टूटे तो टूटे, अपना क्या जाता है, अपना तो ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ क्या सोचते हैं, हम अपना सोचते हैं, बाकी तो सोच नहीं रहे। ओके,
इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में हो चुके हैं। देखो, पर इस वैश्विक संपदा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कायम करने के लिए कुछ संधियां हुई, जैसे कि 1959 में 1959 में अंटार्कटिका संधि हुई जो कि अंटार्कटिका से जुड़ी हुई है। फिर मॉन्ट्रियल न्यायाचार या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के रिगार्डिंग है बच्चों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत है, ओजोन जो परत है उसमें डिप्लेशन हो रहा है, गिरावट हो रही है, इस बात की चिंता को लेकर के था। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल न्यायाचार या मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ओजोन के रिगार्डिंग है। ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन में जो गिरावट आ रही है, उसकी चिंता को लेकर करके मीटिंग बुलाई गई थी। अब मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये मॉन्ट्रियल कहां पर है, कौन से स्थान पर है, कौन से देश में है। उसके बाद अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचरण करा गया कब? 1991 में, ये भी अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। अब देखो, ओजोन जो है, ओजोन क्या है? हमारे पृथ्वी के बाहर है, पृथ्वी के बाहर एक ओजोन गैस की लेयर है, ठीक है। तो अब ये भी क्या हो गई? ये भी साझी संपदा हो गई, सबकी है, तो इसलिए क्या है, इस पर भी मीटिंग बुलाई गई थी। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या ये जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल होता है। देखो, अब ये जो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, उन पर बड़ी समस्या होती है। अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं। साक्ष्यों का मतलब एक प्रकार से प्रूफ है। हमारे पास पुष्ट का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल प्रूफ्ड हो चुके हो, सही हो, मतलब, ठीक है। मतलब पुष्ट आपने जैसे वो मैथ्स में पढ़ा होगा ना, हैंस प्रूफ्ड, तो जहां पे प्रूफ कर चुके हो वो पुष्ट है, और अपुष्ट मतलब बिल्कुल प्रूफ नहीं है। अभी ऐसा कोई वैज्ञानिक साक्ष्य या ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कुछ दिया नहीं गया जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए वो कंडीशंस। तो इसलिए एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इस अर्थ में 1980 के दशक में, 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। अब सुनो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1980 के दशक में, 1980 के दशक का मतलब क्या हो गया? 1981 से लेकर के 90 के दौर वाला। इस दौर के बीच में, दशक के मध्य में, मतलब 85 के आसपास बच्चों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत, देखो अब ये जैसे पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी पे अंटार्कटिका यहां पर सी है, तो यहां वाली जो ओजोन परत है इसमें क्या हो गया है? छेद हो चुका है। इसमें क्या हो चुका है? छेद हो चुका है। तो ये जो छेद हुआ इसने पूरी दुनिया की आंख खोल दी। और भाई बड़ी समस्या हो गई, बड़ी समस्या हो गई। यहाँ छेद हो गया है तो यहां से अल्ट्रावायलेट रेज भी जाएंगी, सूरज की किरणें, और वो भी पहुंचेंगी, तो समस्या थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो एक आंख खोल देने वाली घटना है। और इसीलिए देखो, जब झटका लगा, ठीक है, 440 वोल्ट का झटका लगा पूरी दुनिया को, इसलिए क्या हुआ? 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर आ गए। चलो भैया, अरे ओजोन में छेद हो गया, ओजोन में छेद हो गया। बैठो भाई, बैठो, सारे बैठो, बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। जैसे ही चिंता हुई तो सारे के सारे एक मंच पर आकर करके बैठ गए। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में भारी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। और वैश्विक संपदा के रूप में हम भारी अंतरिक्ष की बात करें, ठीक है, जो आउटर स्पेस है उसकी बात करते हैं, तो प्रबंधन पर अगर हम देखें तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में जो असमानता वो देखो। अब उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वो बिल्कुल पूरे ताकतवर है, उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइटें छोड़ रखी हैं, जो मिशन है उनको सक्सेसफुल करने के लिए सब कुछ छोड़ रखा है, तो उनको तो अंतरिक्ष पे कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपना थोड़ा सा दबदबा रख ही रखा है। और दक्षिणी गोलार्ध वाले हैं वो ये सोचते हैं जब हमने कुछ अंतरिक्ष में करा ही नहीं तो भैया हम क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, भैया हमने कुछ करा होता तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते, सब कुछ ये कर रहे हैं तो ये ले। तो ये जो असमानता है ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर इन देशों के बीच में डाल रही है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहां भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। तो जैसे वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के देश ये कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध वालों ने ज्यादा खराब करा है। क्यों खराब करा है? क्योंकि भैया उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, उद्योगों से धुआं छोड़ा है, उससे वायुमंडल खराब हुआ है। समुद्री सतह के समान, और ये जो समुद्री सतह जो ऊपर हो रहा है ये जो है इसके अभी उत्तरी गोलार्ध वाले ही जिम्मेदार है। तो इसी प्रकार से अंतरिक्ष के मामले में भी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और औद्योगिक जो इंडस्ट्री का विकास है वही एक बड़ा कारण माना गया है। यह एक जरूरी बात है क्योंकि भारी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर है और न आगे की पीढ़ियों के लिए। अब देखो जो भारी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं, दोहन कार्यों का मतलब क्या है कि एक प्रकार से हम जो एक्सप्लॉयटेशन वाला काम कर रहे हैं,
एक प्रकार से जो हम किसी को बर्बाद करने वाला सा काम होता है ना, जैसे एक तो क्या होता है आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हो, एक होता है किसी वस्तु को बर्बाद करते हो। उदाहरण के तौर पे हम शादी में गए, हमने खाने की प्लेट लगाई, उसमें मान लीजिए मुझे 2 चपाती की भूख थी, 2 डाल रहा हूँ, इट्स ओके गुड, बट वहां मैं 4 चपाती रख रहा हूँ और 2 को फिर मैं वहां ले जाकर करके रख के आ जाता हूँ, तो ये क्या है, ये दहन है, खाने का दहन है, तो उसको बर्बाद कर रहा हूँ। तो जो ये भारी अंतरिक्ष में जो दहन के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कुछ अलग अलग कर रहे हैं, वो ना तो अब भी फायदा हमारी मौजूदा पीढ़ी के लिए है और नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व? स्वामित्व का मतलब मालिक कौन है भैया? अंटार्कटिका का मालिक कौन है? कौन है मालिक? किसका मतलब अंटार्कटिका है? अंटार्कटिका किसके लिए है? तो ये बात देखते हैं। अंटार्कटिका महादेश इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अंटार्कटिका जो महादेश है, महादेश या महाद्वीप शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हो, ये 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिका की तस्वीर आपको दिखाई गई है, आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखी है, आप देख सकते हैं वहां पर। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। निर्जन क्षेत्र का मतलब क्या है? जो जंगली इलाका है, जंगल वाला इलाका है, वनों वाला इलाका है। तो विश्व का जितना भी जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल वाला इलाका है, उसका 26% कहां पर है? यहां पर अंटार्कटिका में। देखिए पूरे विश्व का 26% जो वन है वो तो अंटार्कटिका एक महाद्वीप पर है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। देखो अब लोग नहीं रह रहे हैं वहां पे लोग नहीं रह रहे तो कितने फायदे हैं। देखो जंगल वहां पे 26% है पूरे विश्व का, ठीक है, नहीं अब किसी देश में इतना नहीं है, पर उस अकेले पूरे महाद्वीप में 26%, क्योंकि लोग रह नहीं रहे, वहां फालतू की आवश्यकता है नहीं तो वो रखा हुआ है। उसके अलावा आप देखो 90% हिस्सा स्थलीय हिम का है, मतलब जो हिम मतलब बर्फ का 90% हिस्सा वहां पर है, और स्वच्छ जल का 70% हिस्सा है बच्चों। 70% जो आज हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, जो स्वच्छ पानी है, उस स्वच्छ पानी का 70% जो हिस्सा है वो हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। अंटार्कटिका महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। देखो अब 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में तो ये पूरा फैला हुआ है, इसके अलावा आप देखो तो 3,60,00,000 किलोमीटर तक जो इसका अतिरिक्त विस्तार है वो समुद्र में, मतलब समुद्र का थोड़ा सा पोर्शन ये जो है कवर करता है। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप, सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल है। अब देखो सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश में, सीमित मतलब लिमिटेड है, यहाँ पर जो जीवन है स्थलीय जीवन मतलब लोग जो रहने वाले हैं यहाँ सीमित है, सब कोई यहाँ नहीं रह सकता। तो इस महादेश में पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे तो अत्यंत उर्वर है, मतलब काफी फर्टाइल है, काफी बेहतर है। इसलिए यहाँ पे जो कुछ पादप मतलब जो कुछ पौधे हैं वो जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, लाइकेन हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे। स्तनधारी जीव, स्तन समुद्र में रहने वाले जो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब जिनको इंग्लिश में मैमल्स कहा जाता है, जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाती है माँ, ब्रेस्ट फीड करवाती है, उनको क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है। जैसे अपन लोग हैं तो अपना भी जन्म होता है तो माँ हमें दूध पिलाती है, तो वो स्तनधारी है हम लोग भी। तो उसी प्रकार से क्या समुद्र में जो स्तनधारी जीव होते हैं वो वहां पर है। मत्स्य मछली हो गई, और कुछ ऐसे जीव हैं जो कठिन वातावरण में रहने के लिए अनुकूल हो चुके हैं, ऐसे पक्षी क्या है वहां पर अंटार्कटिका में रहते हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। इसमें क्रिल मछली, ये रही भैया क्रिल मछली, आप देख लीजिए, ठीक है, क्रिल मछली से बिजली की तरह लग रही है, डुक 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 डुक। क्रिल मछली है जो समुद्री आहार श्रृंखला, देखो अब आपने फूड चेन पढ़ रखा होगा, कक्षा 10 तक आपने आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जो है कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ा होगा कि वो इसको खाता है, फिर वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। तो ये आहार श्रृंखला की धुरी है, मतलब मेन पॉइंट जो है वो यही है, जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। तो इस पर क्या है? दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो अंटार्कटिका ये महादेश है, ये महाद्वीप है, पूरे विश्व की जो जलवायु है, पूरा जो विश्व का क्लाइमेट है, उसको संतुलित रखने में, उसको बैलेंस रखने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कर रहा है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। इस महादेश की जो अंदरूनी हिमानी परत है, जो बर्फ की परत है, वो ग्रीन हाउस गैस के जमाव का एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है।
साथ ही इससे लाखों वर्ष पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। साथ ही लाखों वर्ष पहले जो वायुमंडल का तापमान रहता था वो भी यहाँ से पता किया जा सकता है कि भाई पहले लाखों वर्ष पहले यहाँ पे वायुमंडल का तापमान क्या था पृथ्वी पे। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, इसके बारे में 2 दावे किए जाते हैं। पर मेन सवाल तो हमारा ये है, यहां तक तो आपको क्या बताया गया है, अंटार्कटिका का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि अंटार्कटिका कितने में फैला हुआ है, कौन कौन से जीव रहते हैं, वो किस काम का है, ये सारी बातें। अब ये मेन सवाल पे आ जाते हैं, मालिक कौन है भैया, किसका स्वामित्व है। तो यहाँ पे 2 दावे करे जाते हैं। पहले दावे में क्या कहा जाता है, कुछ देश जैसे ब्रिटेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गए, नॉर्वे हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिका क्षेत्र पे अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है। तो अब क्या है, कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, देखो अर्जेंटीना और चील तो किसमें है, ये तो दोनों है आपका दक्षिणी अमेरिका में, फ्रांस यूरोप में है, ब्रिटेन भी यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप में ही। तो ये सारे जो देश है ये कहते हैं कि इनके संप्रभु अधिकार में वैधानिक दावा कर रहे हैं, लीगलिटी में दिखा रहे हैं कि साहब ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में, ये साझी संपदा नहीं है, ये तो हमारी संपदा है, ये तो हमारा है। ऐसा अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और ये किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 2 बातें कही जा रही है, कुछ देश ये कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारा क्षेत्राधिकार है, संप्रभु क्षेत्राधिकार हमारा है, हम इसका वैधानिक दावा करते हैं, हम इसका जो लीगल है वो हम ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारा है। पर बाकी जो अन्य देश से ज्यादातर जो देश वो ये कहते हैं कि ये किसी के अधीन नहीं है, ये तो साझी संपदा है, और साझी संपदा इसका मतलब क्या है, ये पूरे विश्व के क्षेत्राधिकार में शामिल है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। देखिए अब इस मतभेद के चलते कि भाई मेरा है, वो बोले नहीं सबका है, मेरा है बोले सबका है, इस चक्कर में लेकर करके पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के कुछ नियम बनाए गए हैं और उनको अपनाया भी गया। ये थोड़े से कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले, मतलब लंबे समय तक का प्रभाव देने वाले। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। अब अंटार्कटिका पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो पोल पर है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है, तो ये ध्रुवीय इलाकों में आ जाता है, तो उसके पर्यावरण सुरक्षा के हिसाब से विशेष नियम यहाँ पर बनाए गए। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही। 1959 के बाद, 1959 के बाद, अब ध्यान रखिएगा 1959 में एक अंटार्कटिका संधि भी हुई है, उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो तो कोई वहां जा सकता है। मत्स्य आखेट मतलब फिशरीज के लिए कोई है वो, और कभी कभार पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए भी भेजा जा सकता है। लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। देखो अब इतनी कम गतिविधियां, मतलब मानव बहुत कम सीमा में जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे जो तेल के रिसाव इसके दबाव में अंटार्कटिका अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी खो रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, विश्व की साझी संपदा। उसमें आपको समझ में आ गया कि अंटार्कटिका एक साझी संपदा में है और उस पर स्वामित्व किसका है, सबका है। कुछ देश दावा कर रहे हैं पर उनका नहीं, वो सबका है। कुछ चीजें वहां पे अलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा सकते हैं, फिशरीज के लिए कुछ जा सकते हैं, पर्यटन के लिए जा सकते हैं। जनरली तो जो अलाउड किया जाता है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही करा जाता है, बाकी ऐसे घूमने के लिए भी नहीं। वहां पता चला बर्फ में जम के कौन घूमने जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, और एग्जाम में आपकी कलम ना जम जाए, आपकी कलम ना रुक जाए, तो इसलिए आप इन कोर्सेज को खरीद लीजिएगा। आपकी कलम लगातार चलती रहे, हैंड रिटन नोट से पढ़ करके आप लगातार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लिख सकें, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए कोर्सेज है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स है मेरे प्यारे बच्चों, और मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो आपको इस कोर्स के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करें और टीम को बोले कि हमें कोर्स से जोड़ दिया जाए, और अपना लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आप लोग मुझे डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स में मिलेंगे, जहाँ पर अपन अपने बड़े विस्तार से विस्तृत तरीके से डाउट ले पाएंगे। और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।